आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में गैर मुतवक्को तौर पर बीजेपी उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र ने कामयाबी हासिल कर ली। इस हल्के में हालांकि जाफरानी जमात का कोई ताकतवर और मजबूत मौक़िफ़ तो दिखाई नहीं दे रहा था, ताहम साबिक़ वज़ीर ने ख़ुद को एक मज़लूम के तौर पर पेश करते हुए वोटर्स की हमदर्दी हासिल करने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और वो हुक्मरान टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को 23,855 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देने में कामयाब हो गए। इस हल्के से हस्बे तवक्को कांग्रेस के उम्मीदवार बी वेंकट ने खातिर ख्वाह मुजाहरा नहीं किया और वो अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे। राजेंद्र को 1,07,022 वोट हासिल हुए और टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने 83,167 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट ने सिर्फ 2,767 वोट ही हासिल किए। करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में वोटों की गिनती आज की गई। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। पोस्टल बैलेट में टीआरएस उम्मीदवार को सबकत हासिल रही। मजमूई तौर पर हल्के में 753 पोस्टल वोट डाले गए, जिनमें टीआरएस को 503, बीजेपी को 159 और कांग्रेस को 32 वोट हासिल हुए। पोस्टल बैलेट के नताइज ने कुछ देर तक हुक्मरान जमात टीआरएस के हलकों में मसरत की लहर दौड़ा दी, ताहम जैसे ही पहले राउंड का नतीजा जारी हुआ उसमें बीजेपी उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र को 166 वोटों की बढ़तरी हासिल हुई। पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार को 4,610 और टीआरएस उम्मीदवार श्रीनिवास को 4,444 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ने 119 वोट हासिल किए। पहले राउंड से 7वें राउंड तक लगातार बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र को सबकत हासिल होती रही। 8वें और 11वें राउंड में 2 मरतबा टीआरएस उम्मीदवार श्रीनिवास यादव 162 और 367 वोटों से आगे रहे। इसके बाद के तमाम राउंड्स में बीजेपी उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी रहा। 22वें राउंड में नतीजा जारी होने तक तमाम राउंड्स में बीजेपी उम्मीदवार की बढ़तरी देखी गई। इब्तिदा के चंद राउंड्स में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चंद 100 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे, ताहम 10वें राउंड के बाद गिनती के हर राउंड में राजेंद्र 1,000 से ज़्यादा वोटों से आगे रहे। दूसरे राउंड में राजेंद्र टीआरएस उम्मीदवार के मुकाबले में 359 वोटों से आगे रहे। बहरहाल वोटों की गिनती लगातार चलती रही और जब ये मुकम्मल हुई तो बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की अक्सरियत 22,000 से ज़्यादा हो गई। इसके साथ ही काउंटिंग हॉल से टीआरएस के कई एजेंट्स बाहर निकल गए क्योंकि राजेंद्र की जीत तकरीबन तय हो गई थी। हर राउंड के नतीजे पर तजस्सुस देखा गया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के कई मकामात पर बीजेपी के कारकुनों ने राजेंद्र की कामयाबी का जश्न मनाया। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। మీరు కూడా చూసారు సార్ మనోడు తీస్తున్నాడు కదా
हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में हुक्मरान जमात टीआरएस की कोई भी हिकमत अमली राजेंद्र की अवामी हमदर्दी के सामने काम नहीं कर सकी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने की स्कीम हुजूराबाद असेंबली हल्के के शालापल्ली इंदिरानगर ग्राम पंचायत से शुरू की थी। शालापल्ली ग्राम पंचायत के वोटर्स की अक्सरियत ने भी बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र के हक में वोट दिया। बताया गया कि ग्राम पंचायत में बीजेपी को 207 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। शालापल्ली ग्राम पंचायत में बीजेपी को 659 और टीआरएस को 452 वोट हासिल हुए। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुसलसिल एक माह से इंतखाबी मुहिम चलाने वाले वजीर फाइनेंस हरीश राव को उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब मामिडापल्ली मौजू के राय दहिंदों ने भी वजीर की अपील को मुस्तरद करते हुए टीआरएस उम्मीदवार के मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने को तरजीह दी। बताया गया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हरीश राव ने इस मौजू के वोटर से इस बात का वादा किया था कि अगर यहाँ से टीआरएस उम्मीदवार को अक्सरियत मिलती है तो वो इस मौजू की हमाजहत तरक्की की जिम्मेदारी लेंगे। ताहम आज नतीजे इसके बरक्स बरामद हुआ। इस मौजू में 2682 वोट डाले गए, जिनमें बीजेपी को 1190 और टीआरएस को 1037 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र की अवामी हमदर्दी का वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव के आबाई मौजू हिम्मतनगर में भी अक्सरियत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बताया गया कि हिम्मतनगर मौजू में राजेंद्र ने टीआरएस उम्मीदवार के मुकाबले में 100 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत हासिल की। बताया गया कि इस मौजू में श्रीनिवास यादव के ख़ानदान का काफ़ी असर है और यहाँ की आबादी यादव तबके से ताल्लुक़ रखती है। इसके बावजूद टीआरएस उम्मीदवार अपने आबाई मौजू में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक टीआरएस उम्मीदवार के ससुराली मौजू में भी राजेंद्र को अक्सरियत हासिल हुई। आज बीजेपी की जीत के बाद रियासती सदर बंडी संजय ने मसरत का इजहार किया और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी। ये पिछले दुब्बाक इलेक्शन में भी टीआरएस को बीजेपी ने पछाड़ दिया था और अब की बार हुजूराबाद में भी बीजेपी ने भारी अक्सरियत से टीआरएस को शिकस्त दी है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने INN चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुजूराबाद में बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की कामयाबी इस बात का सबूत है कि रियासत की आवाम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मायूस हो चुकी है और उनसे नाराज़ है। ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం లేదు ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి నమ్మకం లేదు ఎట్లా నమ్ముతారు ముఖ్యమంత్రిని దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు తలనట్టుకుంటున్నాడు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తాడు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెడతాడు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తాడు ఏమైంది నా ఘర్కా నా ఘాట్కా ఇవ్వన పేదలు ముఖ్యమంత్రి అసలే నమ్మరు గుర్తుంచుకోండి మళ్ళా పేదలకు సేవ చేసే పార్టీని పేదలకు అండగా ఉండే పార్టీని మాత్రమే పేదల గురించి నిస్వార్థంగా నిర్భయంగా ఆలోచించేటువంటి పార్టీలు మాత్రమే పేదలు ఆదరిస్తారు అభిమానిస్తారు గెలిపిస్తారు విషయాన్ని ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తించాలి గ్రహించాలి గమనించాలి పద్ధతి మార్చుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ చపాతీ రూలర్ తోటి పోటీ పడుతుంది ఎట్లా ఓడిపోయినాక అందరూ ఏ పార్టీ రకరకాలు చెప్పుకుంటారు అది కామన్ लोग आज बीजेपी को और ईटला राजेंद्र हमारे कैंडिडेट को पूरी तरह से विश्वास में लेते हुए आज वहाँ हमारी जीत हो रही है। तो इसमें पूरा ये साबित होता है कि तेलंगाना सीएम केसीआर को पूरा विश्वास खो चुका है लोगों में उसका टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वल्दी नज़्मुल KT रामाराव ने हुजूराबाद में पार्टी की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के दौरान टीआरएस पार्टी ने कई नशीबो फराज देखे हैं। 20 साल से लगातार टीआरएस पार्टी काम कर रही है। सिर्फ एक शिकस्त पर पार्टी कारकुनों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सख्त मुकाबला देने वाले टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के नतीजे को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो मुस्तकबिल में आने वाले इंतखाबात की तैयारियां करें। KTR ने हुजूराबाद में पार्टी की कामयाबी के लिए शबो रोज़ जद्दोजहद करने वाले रियासती वुज़रा हरीश राव, कोप्पुला ईश्वर और गंगुला कमलाकर का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद के इंतखाबी नतीजे पर तबसरा करते हुए कहा कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो टीआरएस के हक़ में वोट देने वाले अफराद का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस पार्टी के वोटों में
कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुजूराबाद में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली। मुल्क में इस तरह की नज़ीर कहीं भी देखने को नहीं मिलती, जहां कांग्रेस और बीजेपी एक उम्मीदवार को शिकस्त देने मुत्तहिद हो गए। उन्होंने कहा कि खुद कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने इस बात का एतराफ़ किया है। हरीश राव ने कहा कि कौमी सतह पर एक दूसरे की मुखालिफ समझे जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस रियासत में हकीर से मफादात के लिए मुत्तहिद हुई हैं। अवाम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी कामयाबी या शिकस्त से सरशार नहीं होती और वो हमेशा तेलंगाना अवाम के दरमियान रहते हुए काम करती है। కష్టపడ్డ కార్యకర్తలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయినా కూడా గెలుపు ఓటములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఓటమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది లోతుగా మేము సమీక్షించుకుంటాం. బట్ అయినప్పటికీ కార్యకర్తలందరూ కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేసినారు. ఈ ఓటమికి బాధ్యత నేనే తీసుకుంటాను. బట్ కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసినారు. వారికి మరొకసారి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मंगल को हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी की जिल्लत आमेज शिकस्त की पूरी जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने पार्टी कैडर को नसीहत की कि वह नताइज से मायूस ना हो और रियासत तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने के लिए मजीद मेहनत करें। मंगल को टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि के साथ जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरु वेंकट नरसिंह ने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जारिहाना मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वेंकट का मुस्तकबिल रोशन है और वो मुस्तकबिल में हुजूराबाद के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब ख़ास हालात में मुनक़िद हुए थे, इसलिए नताइज से कांग्रेस कैडर को मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी तकरीबन ना होने के बराबर थी और वो हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की कारकर्दगी की वजह से नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की वजह से जीतने में कामयाब हुई, जो 2009 से मुसलसिल इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ఇంకా ఎక్కువ సమయం ఇచ్చి కార్యకర్తలతో మమేకమై ప్రజల తరఫున కొట్లాడతా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం తెప్పించుకొని విశ్లేషించి భవిష్యత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క కార్యాచరణను నిర్ధారించుకొని ముందుకెళ్తాము. మరొక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎవరు నిరాశ చెందాల్సిన పని లేదు. రాబోయే 20 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల పక్షాన కొట్లాడే ఓపిక వయసు రెండూ నాకున్నాయి. ఈనాడు కష్టపడ్డ కార్యకర్తలకు ఫలితాలు రాకపోయినా భవిష్యత్తులో వాళ్ళని 100% కాపాడుకుంటా ఏ కార్యకర్తలు కూడా నిరాశకు లోను కావాల్సిన అవసరం లేదు. పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా ఈ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలకు పూర్తిగా బాధ్యత తీసుకుంటూ భవిష్యత్తులో మరింత నిబద్ధతతో ప్రజా సమస్యల మీద కొట్లాడి ఈ దుర్మార్గమైన కేసీఆర్ పాలనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను ప్రజా సమస్యల మీద స్పందించడంలో యువకుడైన విద్యార్థి నాయకుడైన బాలమూరు వెంకట్ నిరూపించుకున్నాడు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि साहब आज हुजूराबाद का जो नतीजा हुआ, बाई इलेक्शन जो हुआ था उसका नतीजा आया और वहाँ पर जो कांग्रेस का बिल्कुल ही वजूद नहीं है, उसका रीज़न क्या है? वो हुजूराबाद का इलेक्शन एक स्पेशल टाइम में आया. उधर का एमएलए और मिनिस्टर उनको कैबिनेट से टीआरएस पार्टी सीएम इर्रेस्पेक्टेबली उसको हटा दिया. वो देख के पूरा हुजूराबाद का लोग ये डेमोक्रेसी में ऐसा करने का नहीं, देयर इज ए प्रोसीजर टू रिमूव ए मिनिस्टर. वो सीएम का राइट है, लेकिन सीएम निकालने से कुछ रूल्स को फॉलो करना, वो रूल्स नहीं फॉलो करे. उसीलिए उधर का लोग उनको फिर इलेक्ट करके उसका टीआरएस आदमी को हराना बोल के सोच के अभी बीजेपी अभ्यर्थी को इलेक्ट करे. लेकिन ये तो एक टाइम का सेटलमेंट है, वन टाइम सेटलमेंट. हुजूराबाद बीजेपी कैंडिडेट को जीता है, लेकिन पूरा स्टेट में ये पूरा टीआरएस पार्टी को हरा के गवर्नमेंट लाने का पावर ओनली कांग्रेस पार्टी में है. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईच डिस्ट्रिक्ट में लीडर्स है, ईच असेंबली में लीडर्स है. ये सब मिलकर आने वाला इलेक्शन में वो टीआरएस पार्टी को
बीजेपी को हरा के कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट आएगा। नहीं रवि साहब, ये बताएगा कांग्रेस कायदीन और दीगर पार्टी ये बताए बीजेपी सेंटर में पावर में, टीआरएस स्टेट में, तो वो लोग मिशनरी का मिसयूज करें और दौलत और शराब के बलबूते पे जीते, बल्कि एक इलिगेशन है। ऐसा है, दोनों गवर्नमेंट है, दोनों लोगों खर्च करे, लेकिन बहुत ज़्यादा टीआरएस पार्टी सीएम पैसा खर्च करे, पावर भी नेगेटिव यूज़ करे, इसलिए जो ज़्यादा बीट करते ना, ज़्यादा हार्म करने वाला को पहले हटाना बोल के अभी टीआरएस को हटाया। बाद में आने वाला इलेक्शन में टीआरएस को बीजेपी को किधर भी वो इलेक्ट नहीं करते। ओके, थैंक यू आने से बात। हमारे साथ सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब के नतीजे पर तबसरा करते हुए कहा कि ये कामयाबी राजेंद्र की है, बीजेपी की नहीं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में राजेंद्र की शख्सियत और वहाँ के अवाम में उनके ताल्लुक से पाए जाने वाली हमदर्दी ने उन्हें कामयाब बनाया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से अवाम में जो मुखालिफत पाई जाती है वो अंसर भी राजेंद्र की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी ने बेतहाशा दौलत खर्च की है। उन्होंने हुक्मरान जमात टीआरएस को मशवरा दिया कि वो इंतखाबी नतीजे से सबक सीखते हुए जमहूरी अंदाज में हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। आंध्र प्रदेश के बदवेल असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश के खिलाफ 90,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वो पहले राउंड से ही दासरी सुधा से आगे चल रही थी। किसी भी राउंड में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार उनके करीब नहीं पहुंच सके। साल 2019 के इंतखाबात में सुधा के शोहर वेंकट सुब्बैया ने 44,734 वोटों की अक्सरियत से इस हल्के में कामयाबी हासिल की थी और अब उनकी शरीक हयात ने अपने शोहर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। జీ వెంకట సుబ్బయ్య గారికి అత్యంత భారీ మెజారిటీ ఇచ్చి ఆ రోజు మా బద్వేల్ ప్రజలంతా గెలిపించారు. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ పాలన నమ్మి ఈ రోజు తిరిగి బద్వేల్ ఓటర్లందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ఆయన ఇచ్చిన పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు కానీ, అభివృద్ధి కానీ, ఆయన చేస్తున్న ఈ నిష్పక్షపాత పరిపాలన గురించి కానీ, లేకపోతే సామాజిక న్యాయం కానీ, ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడటం వల్ల కానీ బద్వేల్ ప్రజలు ఆ నమ్మకాన్ని ఇప్పుడు అప్పుడు 44,000 ఓట్ల మెజారిటీ ఇస్తే ఇప్పుడు 90,000 పైన రెట్టింపు మెజారిటీ ఇచ్చి సార్ వెనకే ఉన్నారని ఈరోజు మా బద్వేల్ ప్రజలందరూ సార్కి తెలియజేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఇంత భారీ మెజారిటీ ఇచ్చినందుకు నేను బద్వేల్ ప్రజలందరికీ నేను పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారికి, నా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచిన గోవిందరెడ్డి సార్ గారికి, ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సార్ గారికి, కడప పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు సురేష్ బాబు సార్ గారికి, అలాగే మా ఇన్ఛార్జ్ ఆదిమూలం సురేష్ సార్ గారికి। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने भूख हड़ताल की। वो हर मंगल को एक रोज़ा भूख हड़ताल करती हैं। अपनी यात्रा के दौरान भी उन्होंने इसका सिलसिला जारी रखा। आज उन्होंने नलगुंडा ज़िले के कुरमड़ गांव में भूख हड़ताल की। शर्मिला ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना करने और बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकशी करने वाले नौजवानों के ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा देने के बाद भूख हड़ताल का आगाज़ किया। उन्होंने अब तक यादाद्री भुवनगिर ज़िला समेत सूर्यापेट ज़िला के तिरमलगिरी, नलगुंडा ज़िले के चिंडोर मंडल मुस्तकर में भी ऐसे तुलबा के ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया जिन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। शर्मिला का मानना है कि एक तरफ तेलंगाना के बेरोज़गार नौजवान खुदकशी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सो रहे हैं। ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా చదువుకుంటున్నారు, నిజంగా చదువులే ఉన్నాయా? తెలంగాణ బిడ్డల భవిష్యత్ చదువులు ఎలా ఉన్నాయి? మాస్క్ తీయండి. మాస్ ఓకే, స్టార్ట్. ఎట్లా ఉన్నాయి చదువులు? ఇది జనము కొరకు రణము కొరకే చైత్రయాత్ర, తెలంగాణ నేల నా పదయాత్ర. ఇది జనము కొరకు రణము కొరకే చైత్రయాత్ర.
अदालत के हुक्म पर आज पुलिस की निगरानी में महकमे बल्दिया के अहदेदारों ने डैफोडिल्स रेसिडेंट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के रूबरू वाक़ मलगियों को तोड़ दिया। उन मलगियों के बीच में एक मस्जिद भी वाक़ है। मस्जिद को भी तोड़ने की अदालत ने अहकाम जारी किए थे। सोसाइटी के अहदेदारों ने बताया कि मस्जिद और मलगियाँ सब नाजायज़ कब्जा करके बनाए गए हैं। जहांगीर नामी एक शख्स इसका जिम्मेदार है। मलगियों को बचाने और उनका किराया खाने के लिए उसने ये मस्जिद बनाई है। उन लोगों ने कहा कि नाजायज़ ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और किसी की 1 इंच ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। वही एनकरेजमेंट पे इलीगल जगह पे आपको बोल दिया कि मस्जिद नहीं बन सकती, वो है ही नहीं मस्जिद। वो ये नहीं, दुकानों को बचाने के लिए मस्जिद का नाम दिया उन्होंने। ये दुकानों को कमर्शियल जो है उसको बचाने के लिए दुकानों मस्जिद का नाम दे रहा है। जबकि हो गया 30 साल से इन्हें ऐसे ही काम कर रहा है। दिस फेलो इंग्लिश अगर समझते इज ए साइकोपैथ। इसके पहले 2 बीवियों का, इससे पहले जो है किराकपना करके सुनते हैं हम, तो कोई जजमदीद गवाह नहीं है। 2 बीवियां मर चुके हैं इसके, एक को जला दिया, हिस्से हैं इसके। इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर डेमोलिशन के वक्त आए थे, पूरा सामान आया था, मगर यही किराकपना करा, उन्हें अपने आप पे पेट्रोल डाल लेके ड्रामे करा। तो इंस्पेक्टर चले गए यहाँ से, बहरहाल डर गए वो, कुछ की बोल के क्रिमिनल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस बार भी सुबह में मैं यहाँ ठहरा, जाके ठहरते ही मेरे अतराफ में पूरे पेट्रोल के ऐसा बॉटल छिड़कना, आग लगाना, वो गाड़ी को इसको मैं वहीं था जेसीबी करने। तो उन्हें समझा मैं डर जाऊंगा। मैं बोला क्या कर रहे हैं तुम ये जहांगीर, आग क्यों लगा रहे? मगर फिर ख्याल आया कि कब्ज़ा करे तो 30 साल के बाद अपने हाथ से आग लगा दे रहा, ये खुदा की कुदरत है, ये कोर्ट वोट का कुछ भी नहीं है। अपने हाथ से आग लगाया उन्हें। डेमोलिशन स्क्वाड तो बहुत बाद में आया। तो ये है कि अब हमको डर हो रहा, ये किराक जब यहाँ आके जो है पेट्रोल छिड़क सकता तो मेरे को पीछे भोग के भाग सकता। 4-5 मवालियों को लाया। इन्हें साइको है, इसका दिमाग ख़राब है, नहीं तो अपनी जागीर को कोई आग नहीं लगाता। मस्जिद है बोले ना भाई, कई को आग लगाए? अरे कई को आग लगाए मस्जिद को तुम? उन्हें उसके लिए कभी मस्जिद था ही नहीं। उसके वैसा आदमी मैं बहुत कम देखा। आप बोलो जब आपका टाइम आया तो बात यह है कि भाई हमको ज़रा इसको पर्सनली, पहले तो ये क्राइम हो गया है आर्सन केस में, इसको बेल नहीं देना, इसको अंदर रखना, उसके बाद साइकियाट्रिक वार्ड को भिजा के इसका मुआयना कराना। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्हें किराकपना फिर करेंगे। ये ले लीजिए मेरे से आप, ये डन इट सेवरल टाइम्स फॉर द पास्ट 30 ईयर्स से ड्रामे चल रहे हैं। ही इज ए साइकोपैथ। एंड वन मोर थिंग, 15-20 साल से हमारे को बहुत थ्रेटनिंग है। ये गली वालों को आने जाने से थ्रेटनिंग है, औरतों को छेड़ना है, गंदगी मचा के रखा है, पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है यहाँ पर। हर बार जो है कोई गाड़ी खड़ा कर देता है और इलीगल है, टोटल इलीगल है सिंस बिगिनिंग। शुरू से ये इलीगल है और कोर्ट जो है इसके ख़िलाफ़ हम लोग 2014 से जो है केस लड़के जो है पूरा जो है इसको अभी कोर्ट ऑर्डर लाए हैं कि टोटल डिमोलिश करना बोल के। तो अब ये कुछ लोग जो है बल्दिया के मैनेज होके तो उसको बचाना चाह रहे हैं। ये 2014 से चल रहा, उसके पहले फर्स्ट फ्लोर पे जो है सेंटरिंग मारा था, फिर कोर्ट ऑर्डर से डिसमेंटल हुआ वो। और जब भी कोर्ट यही बोला कि टोटल इलीगल है बोल के इसको जो है डिमोलिश करो, लेकिन हम हर बार जो है बल्दिया वाले मैनेज होके उसको जो है इतना एंटरटेन करे कि पूरे दुकानों की आड़ में जो है मस्जिद। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि 1 नवंबर 2021 से हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। दरखास्तें दाखिल करने की 31 जनवरी 2022 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज अपने मोबाइल से HCOI के ऐप से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in से तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आज़मीन हज 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ अपने डेबिट कार्ड से अदा कर सकते हैं। ऐसे आज़मीन हज जिनके पासपोर्ट की मुद्दत मियाद 31 दिसंबर 2022 हो वही दरखास्तें दाखिल करने के अहल होंगे। आज़मीन हज के पासपोर्ट मशीन से नुमाया तौर पर पढ़े जाने वाले होने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफ़र हज की मुद्दत 36 ता 42 अयाम होंगे। तमाम आज़मीन
आज़मीन दरखास्त ऑनलाइन दाखिल करने के बाद ही तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर से रुजू हों। आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि उनकी उम्र 65 बरस से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। मुंतखब आज़मीन हज को एडवांस के तौर पर पहली किस्त 81,000 रुपये 31 मार्च 2022 तक अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज़मीन के लिए रवानगी सफ़र हज के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना की काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा के 2 ग्रुप्स में तसादुम का वाक़या पेश आया। कैंपस में पेश आए इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए कशीदा सूरत हाल देखी गई, क्योंकि इन तलबा ने एक दूसरे पर लाठियों और बाल्टियों के साथ हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया और तसादुम में मुलविस 22 तलबा को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की बुनियाद पर जाँच शुरू कर दी। इस बात का अब तक पता नहीं चल सका कि इस हमले की वजह क्या थी। तलबा के दोनों ग्रुप्स के तसादुम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हैदराबाद के तालिब इल्म के मुरनाल ने मेडिकल एजुकेशन कोर्स जैसे MBBS, BDS वगैरह में दाखिले के लिए मुनक़िद किए गए नीट UG इम्तिहानात में ऑल इंडिया सतह पर पहला रैंक हासिल किया। 720 नंबरों में से तालिब इल्म ने 720 नंबर हासिल किए। मुरनाल के साथ दिल्ली के T गुप्ता और महाराष्ट्र की कार्तिका मुश्तरिका तौर पर इस फेरिस्त में टॉप पर रहे। तीनों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। इस इम्तिहान का इनेकाद 12 सितंबर को किया गया था। आज करनाल को हैदराबाद में तहनीत पेश की गई। सिलसिला ज़िले में मकानदार राधा रापू शंकर नामी शख्स ने अपनी किराएदार की 6 साला मासूम लड़की के साथ चॉकलेट देने के बहाने 27 अक्टूबर को उसकी अस्मत रेजी की। लड़की के घर वालों ने जब शंकर से पूछा तो उसने उल्टा लड़की के घर वालों को धमकाने लगा। लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाए और लड़की को सिलसिला में एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसके बाद लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़की के घर वालों ने नीलोफर हॉस्पिटल पर राधा रापू शंकर के खिलाफ एहतजाज किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। నిందితుడు శంకర్ను వెంటనే ఆదుకోవాలా బాధిత కుటుంబాన్ని వెంటనే న్యాయం చేయాలి చిన్నారి సిరిని వెంటనే ఉరిదీయాలి శంకర్ను వెంటనే ఉరిదీయాలి శంకర్ను। इंडिया स्टेट प्रेसिडेंट B महेश बाबू, हम लोग यही डिमांड करने का है। ये बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, वो बच्ची 60 उसका एज 6 इयर्स को इतनी नादान बच्ची, दुनिया क्या चीज़ है नहीं जानती, उसके साथ बलात्कार हुआ। किसने किया सर? किसने किया? वो एक सरपंच का हस्बैंड ने किया है। क्या नाम है उसका नाम शंकर है। हम लोग डिमांड करने का क्या है, वो TRS का हक भी है। हम लोग यही चाहते हैं कि उसको इमीडिएटली उसकी औरत को भी बरतरफ करना। सर ये सरपंच का आखिर में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 37,941 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 167 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,959 हो गया। पिछले 24 घंटों में 207 अफराद ने कोरोना को मात भी दी है। रियासत में अब भी 3,933 अफराद का इलाज जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।